नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग प्रत्येक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल और सटीक ढंग से डिस्कस कर रहे हैं। तो लगभग हम लोगों ने कुछ चीज़ों का जो जनरल कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर लिया है और आज से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म मतलब समावयवता। और मैं आपसे एक ही बार हमेशा कहता हूं कि आप केमिस्ट्री को जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और इसको तैयार करने का बस एक ही सलूशन है कि आप उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमेरिज्म हिंदी में इसको समावयवता बोला जाता है। देखिए, आइसोमर जो होते हैं, आइसोमर ये दो शब्द से मिलकर बना है, आइसो और मर। आइसो का मतलब होता है सेम और मर का मतलब होता है सेम पार्ट, यानी कि जो सेम पार्ट से मिलकर बने होते हुए क्या कहलाते हैं, आइसोमर कहलाते हैं। एक बात यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो आइसोमर होते हैं इनका डी सेम होता है। जितना भी आइसोमर होगा उसका डी सेम होगा और चूँकि ये सेम पार्ट्स मिलकर बने होते हैं तो इनका मालिकुलर फार्मूला भी सेम होगा। तो ये बात तो हमेशा हम लोगों को याद रखना है। डी क्या होता है हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया था और डी के कॉन्सेप्ट पर ही हम लोगों ने किसी होमोलॉगस सीरीज का जनरल फार्मूला निकाला भी सीख गए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई आइसोमर है तो इसका डी सेम होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए आइसोमरिज्म का। तो आप लोग साथ साथ लिखते रहिए और कोशिश करिए कि साथ साथ लिखते रहिए और हो सके तो फिर आप जैसा भी उचित समझे, आप वीडियो को देखने के बाद भी आप समझ जाइए, उसके बाद फिर आप उसको लिख लीजिएगा। तो इसमें लिखते हैं 2 आर मोर कंपाउंड, 2 आर मोर कंपाउंड हैविंग same molecular formula, having same molecular formula, molecular formula को हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं molecular formula MF, but having different फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ। समझिए कि कहना क्या चाहते हैं। लिखा गया है कि 2 आर मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और बोथ। यानी कि पहला तो बात यह है कि जो आइसोमर होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अलग क्या होगा, या तो डिफरेंट क्या होगा, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा या तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, या इन दोनों में से दोनों ही फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं कि आखिर ये कैसे है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आइसोमरिज्म क्या होता है कि 2 या अधिक कंपाउंड, 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए। अलग क्या हो, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाए या तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाए या दोनों अलग हो जाए।
तो जैसे देखिए एक कंपाउंड लेते हैं हम लोग, जैसे C3H8O। मान लीजिए कि हमारा कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी कंपाउंड का यही है C3H8। अब आपको बताना है कि इस कंपाउंड का DU कितना है, कंपाउंड का DU कितना है। अब आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। हम लोग DU निकालना सीख गए हैं, तो एक बार बताइए कि DU का फार्मूला क्या होता है। DU इज इक्वल, पढ़े थे हम लोग, C+1 माइनस H+X-N/2। C है नंबर ऑफ कार्बन एटम और H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X है नंबर ऑफ हैलोजन एटम और N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो इसमें आप देख लीजिए, निकाल लीजिए। नाइट्रोजन है नहीं, हैलोजन है नहीं, तो C+1 यानी कार्बन कितना है, 3 है, तो 3+1 माइनस हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 8 माइनस हैलोजन कितना है, हैलोजन 0 है, नाइट्रोजन कितना है, ये भी 0 है, अपान 2। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 3+1 4 माइनस 8 माइनस 0 हो जाएगा और 8/2 मीन्स 4, यानी किसका DU आ गया 0। इस कंपाउंड का DU कितना आ गया, इसका DU आ गया 0। DU 0 का मतलब है कि इसका जो जनरल फार्मूला निकलेगा हम लोग एल्केन से निकालेंगे। आपको याद होगा तो हम लोग एल्केन से निकाल रहे थे, तो एल्केन का, अच्छा ठीक है, तो हमारा एक काम यहाँ पर ये नहीं कि जनरल फार्मूला निकालना, लेकिन मैं जस्ट ये बता रहा था कि ये जो कंपाउंड है इसका DU कितना आएगा, 0 आएगा, चाहे जो कंपाउंड बने। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से 2 कंपाउंड बनेगा आपका, एक बनेगा एल्कोहल और एक बनेगा ईथर। आप कहेंगे कैसे पता कि हमको एल्कोहल ईथर बना, कि भाई एल्कोहल और ईथर का पहली बात DU 0 आता है, और दूसरी बात एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH और ईथर का भी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है O। ऑक्सीजन वहाँ भी एक है एल्कोहल में भी और ऑक्सीजन ईथर में भी एक है, और जो फार्मूला हम लोगों ने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिया है इसमें एक ऑक्सीजन है। तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, तो कार्बन 3 है, तो CH3 CH2 OH। देखिए कार्बन 3 हो गया और हाइड्रोजन 8 है, 2 3 2 5 2 7 और 1 8, ये एल्कोहल बन गया। अब ईथर बना लेते हैं, CH3O ऑक्सीजन है यहाँ पे, CH2 CH3। तो देखिए इसमें भी 3 3 6 2 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और कार्बन 3 है। तो ठीक है, तो देखिए एल्कोहल और ईथर जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों का DU कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों में डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है और कोई साइकिल नहीं है, तो DU ऑब्वियसली 0 ही आना है। और हम ये कह रहे हैं कि ये इसका देखिए एल्कोहल का और ईथर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया, सेम है, C3H8O आया है दोनों का। तब ये आइसोमर कैसे होंगे, आइसोमर हैं क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन हम लोगों ने एक कंडीशन ये भी देखा था कि कुछ इसका डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आ जाए, या तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आ जाए, या दोनों अलग आ जाए। तो देख लेते हैं इसका, पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, जैसा कि आपको पता है कि एक कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि ऐसा बॉन्ड जो हाइड्रोजन और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच लगता हो। जैसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब जैसे मान लीजिए कि फ्लोरीन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए और सल्फर हो जाए, और ये कंपाउंड जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वहाँ पर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख रहे हैं कि एल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में
हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इसके साथ साथ ये तो मान लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके साथ साथ जो दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट कहाँ पे? एल्कोहल में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। और यही कारण है कि एल्कोहल क्या होता है? लिक्विड होता है। सामान्यतः एल्कोहल क्या होगा? ये एल्कोहल आपका लिक्विड होगा, द्रव होगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है ईथर का, ये ईथर क्या होता है? इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता और इसी रीजन से ये होता है गैस। तो देखिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गया कि नहीं? एक है लिक्विड और दूसरा आ गया गैस। तो ऑब्वियसली इसका दोनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में हैं, तो इसका अलग दोनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में हैं, इसलिए इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। इन दोनों कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा? जैसा कि हम लोगों ने देखा था अभी कि एक एल्कोहल है 3 कार्बन का और 3 कार्बन का हमारा ईथर भी है। तो आइए देखते हैं। 3 कार्बन का एल्कोहल लीजिए CH3 CH2 CH2OH, और हम इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं सोडियम के साथ। ध्यान दीजिए, जब एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या होगा? एक तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे या फिर देख लेंगे। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर ½ H2 गैस लिबरेट होता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिबरेट होगा। और उसके साथ साथ ये, इसका मतलब नहीं है कि हम लोगों का समझाना कि ये क्या निकलता है, लेकिन देख लीजिए। और जब टॉपिक आएगा तो मैंने बताया था कि एक एक टॉपिक हम लोग एक्सरे करेंगे, तो ये अभी इसका टाइम नहीं आया एक्सरे करने का, तो अभी हम लोग नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ पर ये बन जाएगा ONA। तो ये एल्कोहल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तब ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन जब ईथर की बारी आती है, ईथर CH3O CH2 CH3, जब इसका रिएक्शन सोडियम से कराया जाता है तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन। यानी कि एल्कोहल तो सोडियम से रिएक्ट कर गया, एल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया, लेकिन ये जो ईथर हमने लिया ये सोडियम से अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो आपने देखा कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग है, ये अभिक्रिया कर रहा है और ये ईथर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, इसको आप साथ साथ नोट करते चलिए। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं और उसी चार्ट में पूरा आइसोमेरिज्म हम लोग ख़त्म करेंगे। आइसोमेरिज्म आप लोग साथ साथ बनाते चलिए, यानी कि समावयवता। आइसोमेरिज्म बोले तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, कोई भी आइसोमर होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो देखिए आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म और एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, जैसे कि
चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरे की बात करें, ये तीसरा है चेन पोजीशन, तीसरा आ गया आपका रिंग आइसोमेरिज्म, चौथे की बात करें फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और पांचवा मेटामेरिज्म, और उसके बाद टाटोमेरिज्म। ठीक है, पांचवा है आपका पांचवा है मेटामेरिज्म, और छठवां है टाटोमेरिज्म। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम लोगों ने इस आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी 6 प्रकार में डिवाइड कर रहे हैं। और एक बात आप याद रखिएगा, चूँकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इनका स्ट्रक्चर अलग होगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम, ये भी क्या होगा, स्ट्रक्चर अलग है तो IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर अलग है तो IUPAC नेम भी डिफरेंट होगा। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर तो सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, इसलिए इसका IUPAC नाम, IUPAC नेम क्या होगा, यह भी सेम होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ साथ IUPAC नेम भी सेम होगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है, नहीं ये दूसरे का पार्ट हो जाएगा, एक सेकेंड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसका भाग नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और इन्हें ये ट्रू आइसोमर नहीं होते हैं, नॉट ट्रू आइसोमर, ये ट्रू आइसोमर नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, जब इनकी बारी आएगी तो इनको देखा जाएगा। और एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। अब ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी 2 प्रकार का होता है, जो भी मैंने गलती से लिख दिया था, ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का भाग होता है। और ये कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप नोट कर लीजिए इसे। और हम लोगों को आइसोमेरिज्म में बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आइसोमेरिज्म में कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, आइसोमेरिज्म को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर क्या होते हैं,
ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है या दोनों अलग हो सकती है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और एक होगा स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म का मतलब होगा कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इसके साथ साथ उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म इसका मतलब इनका IUPAC नेम सेम होगा। और यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में देखिए स्ट्रक्चर ही अलग हो गया तो इनका IUPAC नेम भी अलग अलग आएगा। और ये 6 प्रकार के होते हैं, चेन, पोजीशन, रिंग, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के प्रकार हो गए। और स्टीरियो आइसोमरिज्म को हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म ट्रू आइसोमर नहीं होते हैं। अब ये क्यों नहीं होते हैं, जब आएगा इसका टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं। और ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म भी 2 प्रकार का, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो नोट करें आप, इसको साथ साथ नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और फिर से एक बार कहूँगा कि आप पढ़ाई कीजिए और रिवाइज कीजिए। थैंक यू।